हजारों साल पहले जब ना इलेक्ट्रिसिटी थी ना मॉडर्न टूल्स, तब दुनिया के कुछ कोने में लोग ऐसे आविष्कार कर रहे थे जिन्हें देखकर आज के साइंटिस्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। एक समय था जब चाइना में एक ऐसी मशीन बनी जो बिना किसी मॉडर्न सेंसर के अर्थक्वेक का पता लगा लेती थी, और रोम के लोगों ने ऐसा कंक्रीट बनाया जो 2000 साल बाद भी मजबूत है, जबकि हमारा मॉडर्न सीमेंट सिर्फ कुछ ही सालों में दरारें आ जाती हैं। और इस वीडियो में हम आपको इंडिया के ऐसे 2 आविष्कार बताएंगे जो हजारों साल पहले बनाए गए, लेकिन वो आज भी वैसे ही हैं जैसे उस वक्त थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इतिहास के 10 ऐसे रहस्यमय आविष्कार जिन्हें वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए और आज भी इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, द चाइनीज सिस्मोस्कोप। जब दुनिया को अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट तक नहीं पता था, तब चाइना के एक जीनियस इन्वेंटर जांग हेंग ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो जमीन के हिलने का एहसास इंसान के महसूस करने से पहले ही कर लेता था। 2000 साल पहले 132 एडी में हान डायनेस्टी के दौर में जांग हेंग ने दुनिया का पहला सिस्मोस्कोप डिजाइन किया। एक बड़ा ब्रॉन्ज का ड्रम शेप्ड वेसल जिसके चारों तरफ 8 ड्रैगन हेड्स बने थे और हर ड्रैगन के मुंह में एक छोटी ब्रॉन्ज की बॉल थी। उनके नीचे 8 छोटी फ्रॉग्स मुंह खोले हुए खड़ी थी। जब कोई अर्थक्वेक आता था तो वाइब्रेशन एक हिडन पेंडुलम को हिलाता और जिस डायरेक्शन से अर्थक्वेक आता उसी साइड का ड्रैगन अपना मुंह खोलता और एक बॉल गिर जाती उस फ्रॉग के मुंह में। उसी बॉल के गिरने की डायरेक्शन से लोग समझ जाते कि अर्थक्वेक कहां से आने वाला है। ये तो आज के सिस्मोग्राफ का एंशिएंट वर्जन था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि साइंस आज तक समझ नहीं पाई कि जांग हेंग ने बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना सेंसर्स के ये मैकेनिज्म कैसे बनाया था। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं जांग हेंग को अर्थ्स मैग्नेटिक एनर्जी का कोई एंशिएंट नॉलेज था जो मॉडर्न वर्ल्ड भूल गए, और कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि ये डिवाइस किसी अननोन लॉस्ट टेक्नोलॉजी का प्रूफ था। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 2000 साल पहले जमीन के अंदर के हिलने को महसूस कर सकती थी। अगर उनके पास ये नॉलेज था तो और क्या क्या सीक्रेट्स उन्होंने छुपा के रखे होंगे। ये इन्वेंशन सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक मिस्ट्री का दरवाजा था जो बताता है कि हमसे पहले भी कुछ ऐसे दिमाग थे जो हमसे ज्यादा समझदार और ज्यादा एडवांस्ड थे। नंबर 2, द आर्किमिडीज स्क्रू। जब दुनिया सिंपल टूल से पानी भरने में जूझ रही थी, तब एक आदमी था, आर्किमिडीज, ग्रीस का महान साइंटिस्ट, जिसने एक ऐसी मशीन बनाई जो समय से आगे थी। इसका नाम था द आर्किमिडीज स्क्रू। देखने में बस एक सिलेंडर जैसा पाइप और उसके अंदर एक घूमती हुई स्पाइरल ट्यूब, लेकिन जब इसे पानी में डाला जाता था और हैंडल से घुमाया जाता था तो पानी खुद ब खुद नीचे से ऊपर उठकर बाहर निकल आता था। बिना मोटर, बिना इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ डिजाइन के दम पर एक ऐसी मशीन जो ग्रेविटी के खिलाफ पानी को ऊपर खींच लेती थी। हिस्ट्री के हिसाब से आर्किमिडीज ने ये मशीन बनाई थी इजिप्ट के खेतों के लिए, ताकि नाइल रिवर का पानी खेतों तक पहुंच सके। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये आइडिया आर्किमिडीज का भी नहीं था। ये इन्वेंशन उससे पहले की लॉस्ट सिविलाइजेशन से मिला था जो पानी और मैकेनिकल एनर्जी के सीक्रेट को समझती थी। आज भी मॉडर्न वाटर पंप्स, इरिगेशन सिस्टम्स और इवन स्पेस रिसर्च में आर्किमिडीज स्क्रू का प्रिंसिपल यूज होता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, 2200 साल पहले कोई इंसान इतना परफेक्ट स्पाइरल मैकेनिज्म कैसे बना सकता था, जब उस टाइम ना मशीनरी थी ना एक्यूरेट टूल्स। क्या आर्किमिडीज सिर्फ एक साइंटिस्ट था, या उसके पास कोई एंशिएंट ब्लूप्रिंट था जो किसी और दुनिया, किसी और समय से मिला था? ये इन्वेंशन सिर्फ एक पानी उठाने का यंत्र नहीं था, ये एक सिंबल था कि मानव बुद्धि कभी समय की सीमाओं में नहीं बंधी। कभी कभी पुराने लोग ऐसे काम कर जाते हैं जिसे समझने में आज का मॉडर्न वर्ल्ड भी हारा हुआ लगता है। नंबर 3, द ओल्मेक हेड्स। जब हम बात करते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस की तो हमेशा हम इजिप्ट, मेसोपोटामिया या ग्रीस का नाम लेते हैं, लेकिन मेक्सिको के डेंस जंगलों के बीच एक ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, ओल्मेक सिविलाइजेशन, जिसे मदर ऑफ मेसोअमेरिका कहा जाता है। और इसी सिविलाइजेशन ने छोड़ा था एक ऐसा आविष्कार जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई, द कोलोसल ओल्मेक हेड्स। ये सिर्फ स्टैच्यूज नहीं है, ये विशाल पत्थर के चेहरे हैं जिनमें से कुछ का वेट 40 टन तक है। और सबसे हैरानी की बात, ये चेहरे इंसान के जैसे हैं, लेकिन उनकी फीचर्स अफ्रीकन ओरिजिन जैसे दिखते हैं। ब्रॉड नोज, थिक लिप्स और एक डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन। लेकिन सवाल ये है, 3000 साल पहले मेक्सिको के लोगों ने ये चेहरे किस टेक्नोलॉजी से बनाए? ना व्हील था, ना मेटल टूल्स,
फिर ये लोग इतने बड़े बेसाल्ट स्टोन्स को पहाड़ों से काटकर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर कैसे ले आए? और सबसे बड़ी बात, ये फेसेस किसकी निशानी है? क्या ये किसी राजा के पोर्ट्रेट्स थे या फिर किसी सेलेस्टियल बीइंग के? कुछ लोग तो कहते हैं ये स्टैच्यूज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स के चेहरे हो सकते हैं जिनसे ओलंपिक लोगों ने कभी संपर्क बनाया हो। साइंटिफिक स्टडीज के बावजूद आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया ये चेहरे ह्यूमन किंग्स के हैं या एंशिएंट गॉड्स के। जब हम मॉडर्न मशीनों से भी एक परफेक्ट स्कल्पचर बनाना मुश्किल समझते हैं तो बिना टूल्स के इतने बड़े डिटेल्ड हेड्स बनाना सिर्फ टैलेंट नहीं, एक मिस्ट्री है। क्या ओलमेक सिविलाइजेशन ने कुछ ऐसी नॉलेज पाई थी जो दुनिया के बाकी लोगों के पास नहीं थी? या ये सब उन लोगों के सबूत हैं जो कभी इस धरती पर आए ही नहीं थे? नंबर 4, द रोमन कंक्रीट। जब हम आज के मॉडर्न कंक्रीट से कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है 100 से 120 साल। उसके बाद उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, क्रम्बल होने लगती है और इवेंचुअली कोलैप्स हो जाती है। लेकिन रोमन एम्पायर के समय में बनाए गए बिल्डिंग्स और हार्बर्स आज भी खड़े हैं, वो भी 2000 साल बाद। कोलोसियम, पैंथियन और वो हर कोस्टल फोर्ट, वो सब एक ही राज में टिके हैं, रोमन कंक्रीट। लेकिन ये कोई आम कंक्रीट नहीं था, इसमें था एक ऐसा मिक्सचर जो समय के साथ मजबूत होता गया, टूटने नहीं लगा। मॉडर्न साइंटिस्ट जब इसके सैंपल स्टडी करते हैं तो उन्हें मिलता है एक यूनिक केमिकल, वॉल्केनिक ऐश और लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन। और सबसे हैरानी की बात, इस कंक्रीट में होती है सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी। जब इसमें क्रैक्स पड़ते हैं तो पानी के कांटेक्ट में आने पर अंदर के लाइम पार्टिकल्स एक्टिवेट होते हैं और नई कैल्शियम कार्बोनेट लेयर बना लेते हैं, जैसे कंक्रीट खुद अपनी मरम्मत कर रहा हो। आज के साइंटिस्ट्स ने कई साल लगा दिए इस लॉस्ट फॉर्मूला को समझने में, फिर भी वो एग्जैक्ट रेसिपी अब तक नहीं मिल पाई। कुछ लोग तो कहते हैं रोमन्स ने ये नॉलेज कहीं और से पाई थी, शायद किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन या फिर किसी और सोर्स से, जो वक्त के साथ गुमनाम हो गई। रोमन कंक्रीट सिर्फ एक मटेरियल नहीं, एक मिस्ट्री ऑफ एंड्योरेंस है जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दावे को भी चुनौती देता है। नंबर 5, द कैलाशा टेम्पल, इंडिया। महाराष्ट्र के एलोरा केव्स में एक मंदिर है, कैलाशा टेम्पल, जो भगवान शिव को समर्पित है। पर इस मंदिर के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो इंजीनियर्स, हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स सबको हैरान कर चुका है। ये मंदिर किसी पत्थर के टुकड़ों से बना नहीं, बल्कि एक पूरी पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काट कर बनाया गया था। और सबसे हैरानी की बात, ये कोई छोटी पहाड़ी नहीं थी, ये एक सिंगल सॉलिड रॉक माउंटेन थी। एक ही पत्थर को काटकर उन्होंने पूरा मंदिर, गोपुरम, दीवारें, स्तंभ और मूर्तियां तराशी। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इस स्ट्रक्चर में कम से कम 4 लाख टन रॉक रिमूव की गई थी, और वो भी सिर्फ हथौड़ा और चिजल से। कोई मशीन नहीं, कोई मॉडर्न टूल नहीं, सिर्फ कला, श्रद्धा और एक ऐसी टेक्निक जो आज के इंजीनियर्स के पास भी नहीं है। अगर एक इंसान 24 घंटे दिन भर पत्थर काट ले तो भी इतना काम करने में 100 साल से ज्यादा लगते हैं। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं ये टेम्पल सिर्फ 18 साल में बना लिया गया था। सिर्फ 18 साल, ऐसा कैसे मुमकिन है? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये मंदिर किसी लॉस्ट एंशिएंट टेक्नोलॉजी से बना था, शायद कोई साउंड वाइब्रेशन कटिंग टेक्निक या कुछ ऐसा एडवांस्ड मेथड जो हमने कल्पना भी नहीं की। कुछ लोग तो कह देते हैं ये देवताओं का कार्य था या उन लोगों का जो हमारे समय से आगे के थे। मंदिर के अंदर की कार्विंग्स और सिमेट्री देखकर लगता है जैसे कोई परफेक्ट ब्लूप्रिंट पहले से बना हुआ हो और उसके हिसाब से पहाड़ को तराशा गया हो। आज भी इंजीनियर्स समझ नहीं पाए कैसे उन्होंने ऊपर से नीचे तक इतनी एक्यूरेसी के साथ कार्विंग की, बिना एक भी गलती के। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतना मैसिव स्ट्रक्चर होने के बाद भी पूरा मंदिर एक ही पीस में है, एक भी जॉइंट नहीं, एक भी ब्लॉक नहीं, जैसे पत्थर ने खुद को शिव के रूप में बदल लिया हो। नंबर 6, 2 एंशिएंट एयरप्लेन्स ऑफ इजिप्ट एंड कोलंबिया। दुनिया के 2 अलग कोने, एक तरफ इजिप्ट के पिरामिड्स के पास और दूसरी तरफ साउथ अमेरिका के कोलंबिया में। आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिलते हैं छोटे छोटे गोल्ड और स्टोन आर्टिफैक्ट्स, जिन्हें देखकर लगता है ये तो मॉडर्न एयरप्लेन्स जैसे दिखते हैं। इन्हें एक्सपर्ट्स ने नाम दिया है द क्विम्बाया आर्टिफैक्ट्स, कोलंबिया और इजिप्शियन ग्लाइडर्स। जब ये आर्टिफैक्ट्स पहली बार मिले, लोगों ने सोचा शायद ये पक्षी या मछली के मिनिएचर मॉडल्स हैं। पर जब साइंटिस्ट्स ने इन्हें क्लोजली देखा तो सब स्टन हो गए, क्योंकि इनका डिजाइन किसी बर्ड जैसा नहीं था। ना विंग्स कर्व्ड थे, ना टेल नेचुरल। इनका शेप और सिमेट्री बिल्कुल जेट प्लेन जैसी थी। नोज कोन, डेल्टा विंग्स, वर्टिकल स्टेबलाइजर, सब कुछ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब कुछ एविएशन इंजीनियर्स ने उन मॉडल्स के रेप्लिका बनाए और उन्हें विंड टनल में टेस्ट किया तो रिजल्ट हैरान कर देने वाला था। उन्होंने देखा ये मॉडल्स परफेक्टली एरोडायनामिक हैं,
मतलब अगर उन्हें थोड़ा स्केल अप कर दिया जाए तो वो एक्चुअली फ्लाई कर सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लोगों ने रिमोट कंट्रोल्ड वर्जन्स बनाए और वो आसानी से हवा में उड़ते हुए देखे गए। अब सवाल उठता है, हजारों साल पहले जब इंसान हवा में उड़ने के सपने भी नहीं देखता था, तब ये लोग एयरप्लेन जैसे मॉडल्स कैसे बना रहे थे? कुछ लोग कहते हैं ये एविडेंस है कि प्राचीन लोगों ने विमान टेक्नोलॉजी समझी थी, जिसका जिक्र हमारे हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। इजिप्ट के कुछ टेम्पल कार्विंग्स में भी आपको मिलते हैं डिजाइन्स जो मॉडर्न हेलीकॉप्टर, सबमरीन और प्लेन जैसे लगते हैं, जिन्हें एबिडोस कार्विंग्स कहते हैं। और यही कनेक्शन और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये सिविलाइजेशंस एक दूसरे से जुड़ी हुई थी या उन्हें कोई ऐसा ज्ञान मिला था जो इंसानी समझ से परे था? नंबर 7, द लाइकर्गस कप एक 1600 साल पुरानी रोमन आर्टिफैक्ट है जो 4वीं सेंचुरी एडी में बनाई गई थी। लेकिन ये कप कुछ ऑर्डिनरी ग्लास नहीं है, ये एक मिरेकल ऑफ एंशिएंट साइंस है। जब इस कप के सामने से लाइट पड़ती है तो इसका कलर जेट ग्रीन दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही पीछे से लाइट पड़ती है पूरा कप एक डीप रूबी रेड ग्लो करने लगता है, जैसे किसी ने स्विच दबाकर कलर बदल दिया हो। रोमन लोग इसे मैजिक समझते थे, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट्स कहते हैं ये दुनिया का सबसे पुराना नैनो टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। जब साइंटिस्ट्स ने माइक्रोस्कोप से इस कप का स्टडी किया तो उन्हें मिला ग्लास के अंदर गोल्ड और सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स मिले हुए हैं, और ये पार्टिकल्स इतने माइक्रोस्कोपिक हैं, हर एक सिर्फ 50 नैनोमीटर्स के आसपास, इतना छोटा कि ह्यूमन हेयर के एक स्ट्रैंड में हजारों आ जाए। जब लाइट इन पार्टिकल्स से टकराती है तो लाइट की वेवलेंथ के हिसाब से कलर बदल जाता है। यही वजह है कि कप ग्रीन से रेड में ट्रांसफॉर्म होता है। ये टेक्नोलॉजी हमने ऑफिशियली 20वीं सेंचुरी में समझी, लेकिन रोमन्स ने इसे 1600 साल पहले ही मास्टर कर लिया था। और सबसे बड़ी बात, ये कप एक ही पीस में बनाया गया था, मतलब उन्होंने मोल्टन ग्लास में ये पार्टिकल्स परफेक्ट रेशियो में मिलाए थे, जो आज के मॉडर्न लैब्स के लिए भी एक चैलेंज है। कप पर एक माइथोलॉजिकल सीन बना है किंग लाइकर्गस ऑफ थ्रेस का, जो गॉड डायोनिसस को चैलेंज करता है और फिर पनिशमेंट के रूप में वाइन्स में जकड़कर मार दिया जाता है। तो कप सिर्फ साइंस नहीं, एक सिंबॉलिक स्टोरी भी बताता है। प्राइड और ईगो दोनों का अंजाम तबाही होता है। नंबर 8, दमास्कस स्टील। कहानी शुरू होती है मिडिल ईस्ट के पुराने शहरों से। जब दुनिया आयरन एज में थी, तब ये लोग बना रहे थे एक ऐसा मेटल जो समय से कई कदम आगे था, दमास्कस स्टील। ये नाम पड़ा सीरिया के शहर दमास्कस पर, लेकिन इसे बनाने का राज कहीं इंडिया के वुड्स स्टील से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है साउथ इंडिया के लोहे से ही ये मैजिकल स्टील तैयार होती थी, और फिर मिडिल ईस्टर्न स्मिथ्स उसे और भी रिफाइन करते थे। रिजल्ट, एक ऐसी तलवार जो मजबूत भी थी, फ्लेक्सिबल भी और डेडली शार्प भी। दमास्कस स्टील का सबसे बड़ा रहस्य था इसका यूनिक पैटर्न। जब उस मेटल को पॉलिश किया जाता तो उस पर वेव लाइक डिजाइन उभरते, बिल्कुल पानी की तरह, जिन्हें वाटर्ड पैटर्न या दमास्क पैटर्न कहा जाता था। लेकिन असली मैजिक इस पैटर्न के अंदर था। साइंटिस्ट्स ने जब मॉडर्न माइक्रोस्कोप से दमास्कस ब्लेड्स को स्टडी किया तो उन्हें मिला मेटल के अंदर कार्बन नैनोट्यूब्स और माइक्रो कार्बाइड्स बने हुए थे, मतलब वही स्ट्रक्चर जो आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस में यूज करते हैं। कहा जाता है कि एक दमास्कस ब्लेड बनाने के लिए स्मिथ को सालों का तजुर्बा चाहिए होता था। वो लोहे को बार बार हीट करके फोल्ड करते और फोर्ज करते जब तक वो एक परफेक्ट मॉलिक्यूलर बॉन्ड ना बनाते। लेकिन ये प्रोसेस किसी लिखी हुई किताब में नहीं था, ये एक सीक्रेट आर्ट थी जो उस्ताद से शागिर्द तक सिर्फ जुबानी पास होती थी। और जब वो कला मर गई तो उसके साथ ही दमास्कस स्टील का फॉर्मूला भी खो गया। 18वीं सेंचुरी तक आते आते दमास्कस स्टील बनाना बंद हो गया। कुछ कहते हैं कि असली वुड्स स्टील ओरे जो इंडिया से आता था खत्म हो गया, और कुछ कहते हैं कि स्मिथ्स ने अपना सीक्रेट फॉर्मूला कभी लिखा ही नहीं, सिर्फ उनके साथ दफन हो गया। आज भी दमास्कस स्टील सिर्फ एक मेटल नहीं, एक मिथ, एक लीजेंड और एक मिस्ट्री है जो इंसान की समझ से परे लगता है। नंबर 9, द क्रिस्टल स्कल्स। एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, परफेक्टली कार्व्ड ह्यूमन स्कल जो बना है प्योर रॉक क्रिस्टल से। ना कोई मशीन मार्क्स, ना टूल्स के निशान, और एक्यूरेसी थी कि मॉडर्न लेजर्स भी आज उस प्रिसीजन तक नहीं पहुंच पाए। ऐसी कुछ खोपड़ियां सेंट्रल अमेरिका के पुराने मयान और एजटेक इलाकों में मिली हैं, और उन्होंने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। 1924 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर एना मिशेल हेजेस ने बेलीज के एक मयान टेम्पल के अंदर एक ऐसी खोपड़ी पाई जो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज से बनी थी। उसका नाम रखा गया द स्कल ऑफ डूम। कहा जाता है ये स्कल इतना परफेक्टली कार्व्ड था कि जब उसके नीचे से लाइट गुजरती थी
तो उसकी आंखों में से एक अजीब सी जीवित सी चमक निकलती थी, जैसे वो खोपड़ी जिंदा हो। साइंटिस्ट्स ने जब इस स्कल को एग्जामिन किया तो उन्हें एक बात समझ ही नहीं आई, ये बना कैसे? क्योंकि क्वार्ट्ज एक बहुत हार्ड क्रिस्टल है और उसे कार्व करना बिना स्टील टूल्स के लगभग नामुमकिन है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये स्कल्स तो 3000 साल पुरानी सिविलाइजेशंस के थे, जब ऐसे टूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और सबसे अजीब बात, जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो मशीन कटिंग मार्क्स बिल्कुल नहीं थे। मतलब या तो ये लोग कोई अननोन टेक्निक यूज कर रहे थे या फिर ये स्कल्स किसी और ही सोर्स से आए थे। कहा जाता है कि दुनिया में टोटल 13 क्रिस्टल स्कल्स हैं और जब ये सब एक जगह इकट्ठा होंगे तो ये मैनकाइंड के पास्ट और फ्यूचर का राज खोल देंगे। नासा के कुछ साइंटिस्ट्स ने भी इनके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की। उन्होंने देखा कि ये स्कल्स लाइट को इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से रिफ्रैक्ट करते हैं कि जैसे अंदर किसी ऑप्टिकल सर्किट जैसा स्ट्रक्चर हो। अगर ये सच है तो क्या ये स्कल्स सिर्फ डेकोरेशन थे या फिर एंशिएंट एनर्जी डिवाइस का पार्ट? क्या ये किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन का काम था या फिर कुछ ऐसे बीइंग्स का जो कभी जमीन पर थे ही नहीं? आज भी डेड क्रिस्टल स्कल्स दुनिया के सबसे अजीब, सबसे अनोखे और सबसे रहस्यमय आविष्कारों में से एक है, जो एक ही सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हम सच में अपने इतिहास को जानते हैं? नंबर 10, द एंशिएंट इंडियन आयरन पिलर। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास एक 7.2 मीटर ऊंचा आयरन पिलर खड़ा है, जो लगभग 1600 साल पुराना है। कहा जाता है कि ये स्तंभ किंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का है और उस पर लिखी पुरानी ब्राह्मी लिपि के इंस्क्रिप्शंस इस बात का सबूत देते हैं। पर यह स्तंभ एक सिंपल आयरन पिलर नहीं है, ये एक ऐसा मेटलर्जिकल मिरेकल है जो दुनिया के पूरे साइंस को चैलेंज करता है। नॉर्मल लोहा तो कुछ सालों में ही रस्ट हो जाता है, चाहे तुम उसे कवर कर लो, पेंट कर लो, पर ये पिलर तो 1500 साल से ओपन एयर में खड़ा है और उस पर अब तक जंग का एक निशान भी नहीं। साइंटिस्ट्स ने एनालाइज करके देखा कि इस आयरन में फास्फोरस का कंटेंट ज्यादा है और सल्फर और मैंगनीज लगभग नहीं के बराबर। ये कॉम्बिनेशन एक ऐसी प्रोटेक्टिव फिल्म बनाता है जो उसको मॉइस्चर से बचाता है। और सबसे अजीब बात, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद हम अब तक एग्जैक्टली सेम रस्ट प्रूफ आयरन नहीं बना पाए। 5वीं सेंचुरी में जब दुनिया की ज्यादातर सिविलाइजेशंस ब्रॉन्ज और कॉपर के दौर में थी, तब इंडिया ने ऐसा आयरन बना दिया जो 21वीं सेंचुरी के स्टेनलेस स्टील से भी स्ट्रॉन्ग है। 1600 साल बाद भी ये पिलर शान से खड़ा है, ना उस पर दाग, ना टाइम का असर। क्या ये सिर्फ एंशिएंट साइंस थी या कुछ ऐसा लॉस्ट नॉलेज जो हम कब का भूल चुके हैं? जब भी कोई इस पिलर के पास जाता है तो एक ही थॉट दिमाग में आता है, हमारे पूर्वज सिर्फ समझदार नहीं थे, वो अलौकिक थे।